Hello students, I welcome all of you in this Gyan Ganit channel. Today I would like to take linear arrangement. This is going to be the very important topic of logical reasoning area, and this is asked very much in all competitive examinations. So linear arrangement का मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमको पढ़ना है. सबसे पहले हमको देखना है डायरेक्शन ऑफ सीटिंग. जो हमारी सीटिंग्स की डायरेक्शन है वो क्या होती है. तो यहाँ पर सबसे पहले तो डायरेक्शंस का नॉलेज सबको होना चाहिए. नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ. नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, राइट. जो हमारा जो वर्ड बना न्यूज इसी से बना, NEWS. सबको पता है ये चीज़. यस नो. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. अब डायरेक्शन ऑफ सिटिंग के अंदर यदि कहीं क्वेश्चन में ऐसा दिया है ABC आर सिटिंग फेसिंग नॉर्थ, इसका मतलब आपको कोई लोड नहीं लेना. नॉर्थ फेसिंग, A की फेसिंग नॉर्थ है, B की इधर है, C की इधर है. अब B के राइट में कौन है? C. वैसे भी B के राइट में अपन यूं भी अपनी तरफ से भी देखो वैसे तो C लगता है अपने को. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इज लेफ्ट ऑफ B एंड B इज लेफ्ट ऑफ C. और ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ABC आर सिटिंग फेसिंग साउथ, ये केयरफुली समझना है. जब वो ऐसा बोले कि साउथ में वो फेस करके बैठे हैं इन दिस ऑर्डर, तो ABC और यदि ये साउथ में बैठे हैं तो इसका मतलब जो B है उसका फेस इस तरफ है. तो आप खुद ही सोचो कि अपना राइट लेफ्ट तो इधर होता मगर B का लेफ्ट इधर होगा. तो अपन जो देखते हैं उसका उल्टा होता है यहाँ पर जब साउथ दिया हो, याद रखना. सो B इज लेफ्ट ऑफ A एंड राइट ऑफ C. ऐसा नेक्स्ट पॉइंट मतलब थिंक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. जो लोग बैठे हैं वो जिधर फेस करके बैठे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. नेक्स्ट पॉइंट, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट देयर डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन को लेके कुछ भी नहीं दिया, देन सी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. तो फिर आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. इज दैट क्लियर गाइज? जैसे ABC बैठे हैं, कुछ भी नहीं दिया है, B इज लेफ्ट ऑफ C, तो बस B C के लेफ्ट में है. आपके अकॉर्डिंग जो दिख रहा है वही सही है. और ये B A के राइट में, B इज लेफ्ट ऑफ C एंड राइट ऑफ A. इट इज सेम एज व्हेन दे सिट इन नॉर्थ. तो नॉर्थ फेसिंग वाला केस और ये वाला केस दोनों सेम ही बात, सेम ही मतलब रखते हैं. कोई चेंजेस के अंदर नहीं आएगा. एनीवे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चंस की. मेन तो ये कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. थ्योरी बहुत ज़्यादा कुछ होती भी नहीं है यहाँ पर, केवल प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट हियर. अब यहाँ पर दिया कि 5 पर्सन्स ABCDE सिट इन ए रो, राइट. 1 2 3 4 5. तुरंत 2 बार तो कम से कम लिख ही लिया करो. 1 2 3 4 5. इज दैट क्लियर? अब अपन इन्फॉर्मेशन को अपन यूज करेंगे यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं. और कोई पॉइंट यदि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये बंदा यहाँ बैठा है तो पहले ही उसको बिठा दो. जैसे इसमें पहले पॉइंट के अंदर लिखा है E इज नाइदर एट एनी एंड नॉर एट सेंटर. मतलब E ना तो एंड में है ना सेंटर पे. मतलब E यहाँ नहीं आएगा फर्स्ट प्लेस पे, E यहाँ पर भी नहीं आएगा और E सेंटर पे भी नहीं आएगा. ये अपन ऊपर लिख देते हैं ताकि अपने को याद रहे. इज दैट क्लियर? देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन B एंड D. तो B और D के बीच में 2 लोग हैं. तो ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर D और B के बीच में 2 लोग हैं, ऐसा हो सकता है. C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड D. तो C इक्विडिस्टेंट है B और E से. तो इक्विडिस्टेंट के लिए अपन इस टाइप का सिंबल बना दो. इज दैट क्लियर गाइज? या C E इधर B इधर. क्लियर? D इज सिटिंग इन राइट ऑफ B. D B के राइट में बैठा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि D B के राइट में है, तो ये केस मेरा रिजेक्ट हो गया. इज दैट क्लियर गाइज? अब अपना बचा ये B और 2 छोड़ के D. अब ये जितने भी केसेस हैं, अब अपन ये देखो कि अपन पहले कौन से स्टेटमेंट को अपन यूज करें जिससे अपन उसको सॉल्व कर सकें जल्दी से जल्दी. अब जैसे पॉइंट नंबर 2 के अंदर बोला है कि देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन B एंड D. अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं. B और D के बीच में 2 पर्सन है. इज दैट क्लियर? तो मैं B को यदि यहाँ लिख देता हूँ तो 2 पर्सन छोड़ के मैं D यहाँ लिखूंगा. और यदि मैं B को यहाँ लिख देता हूँ तो 2 पर्सन छोड़ के मैं D को यहाँ लिखूंगा. ये मैंने सेकंड पॉइंट को इस्तेमाल कर लिया. इज दैट क्लियर गाइज? अब फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बोला है कि D इज सिटिंग राइट ऑफ B. तो D B के राइट में है, तो ये भी मैंने इस्तेमाल कर लिया मैंने. और क्या इस्तेमाल करना बचा आप, है ना.
यदि थर्ड पॉइंट को मैं यूज करता हूं, C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड E, इसका मतलब यह हुआ कि जो C है वो B और E के बीच में है। इज दैट क्लियर गाइस? और यदि C B और E के बीच में है तो B और E के बीच में C है, तो क्या मैं C यहां रख सकता हूं? नहीं, क्योंकि B और E के बीच में है तो फिर E यहां लिखना पड़ेगा मेरे को, तभी मैं C यहां लिख पाऊंगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। और कहां लिख सकता हूं मैं C? C B और E के बीच में है। C इज बिटवीन B, C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड E, तो क्या मैं C को यहां रख सकता हूं? C को यहां रखूंगा तो B से ये 2 डिफरेंस पे है यहां पर C, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को E को फिर यहां लिखना पड़ेगा, जबकि मैं E यहां लिख नहीं सकता। इसका मतलब मेरा ये केस ही रिजेक्ट हो गया पहला वाला, तो ये तो मेरा पॉसिबल नहीं है गाइस। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, फिर से यही चीज लेते हैं अपन। D इज सिटिंग इन राइट ऑफ B, ठीक है, वो तो अपन यूज कर ही चुके हैं। अब C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड D, क्या मैं C को यहां ले सकता हूं? नहीं। क्या मैं C को यहां लिख सकता हूं? C को यहां लिख सकता हूं। B और E से इक्विडिस्टेंट है तो यहाँ B आ जाएगा, तो यहाँ पर E आ जाएगा। क्या मैं C को यहाँ लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि B से 2 कदम दूर है, तो ये E से 2 कदम दूर फिर मैं कर नहीं पाऊंगा इसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को C को यहाँ देना ही पड़ेगा। और ये मेरा C इक्विडिस्टेंट है B और E से, तो B इस तरफ आ गया तो E मेरा इस तरफ आ जाएगा गाइस। इज दैट क्लियर? अब बचा ही कौन? A, तो A मेरा स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये बहुत ही स्लो मैंने बताया है, अभी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। इज दैट क्लियर? तो मेरी ये सीक्वेंस आ गई गाइस, और ये मेरी सीक्वेंस बनी ABCED, ABCED। अब क्वेश्चन तो इसके ऊपर कैसे भी पूछ सकते हैं, कौन किसके लेफ्ट में कौन किसके राइट में, यू कैन मैनेज देम वेरी इजीली। इज दैट क्लियर गाइस? मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। 7 persons ABCDEFG sit in a row facing north, not necessarily in that order। फिर 4 पॉइंट दिए हैं, तो कितने लोगों की स्टोरी है? 7 लोगों की स्टोरी है गाइस। तो सबसे पहले तो अपन 7 देश 1 2 3 4 5 6 और 7, 1-2 तो बना ही लो, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ज़्यादा लोगों की स्टोरी है, कई बार चेंजेस आते हैं, तो अपन ऐसे पहले से बना के रख लो। अब अपन एक एक करके पॉइंट पढ़ते चले जाते हैं, है ना। पहले पॉइंट में क्या बोला है? C इज लेफ्ट ऑफ G, C इज लेफ्ट ऑफ G, ठीक है। एंड देर आर 3 पर्सन बिटवीन C एंड G, C और G के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3। इज दैट क्लियर गाइज? तो पहले अपन इसको फुलफिल कर लेते हैं। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को ये C इज बिटवीन B एंड D, C इज बिटवीन B एंड D, मतलब C B और D के बीच में है। इक्विडिस्टेंट नहीं बोला है, कहीं तो भी है C B और D के बीच में। एनीवे, B सिट्स टू द राइट ऑफ G, B G के राइट में है। अभी तो मैं इसका क्या करूंगा, ठीक है। F सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन B एंड D, F एग्जैक्टली B और E के बीच में है। एग्जैक्टली ये तो ऐसा अपन करते हैं इस तरह के, या E इधर और B इधर, कैसे भी ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहले ठीक है, अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। C के बाद 3 छोड़ के G है, तो मैं C यहाँ ले रहा हूँ, 3 छोड़ के G यहाँ ले रहा हूँ। यदि मैं C को यहाँ लेता हूँ तो 3 छोड़ के G यहाँ लेऊंगा। यदि मैं C को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के मैं G यहाँ लेऊंगा। और क्वेश्चन में बोला C इज लेफ्ट ऑफ G, तो पक्का है, उल्टा केस तो आएगा नहीं कि G यहाँ कर दूँ C यहाँ कर दूँ, C लेफ्ट में ही रहेगा। बस ये 3 मेरी पॉसिबिलिटी है, इनको मैंने यूज कर लिया। इज दैट क्लियर? अब पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? C इज बिटवीन B एंड D, इसका मतलब C 2 के बीच में है, इसका मतलब C स्टार्ट में तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये मेरा केस रिजेक्ट हो गया। कौन सा वाला? ये पहला वाला, हटा दो। बस अब ये 2 पे ही कॉन्सेंट्रेट करना मेरे को, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो C लेफ्ट एंड पे नहीं हो सकता मेरा। उसके बाद मैं अगला पॉइंट यूज कर रहा हूँ, ये थर्ड वाला, B सिट्स टू द राइट ऑफ G, B G के राइट में है, तो G के राइट में यहाँ तो प्लेस ही नहीं है, इसका मतलब ये केस मेरा फिर रिजेक्ट हो गया। तो B सिट्स टू द राइट ऑफ G, तो मेरा B इस जगह आ जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? ये मैंने इस्तेमाल कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बस एक यही केस है, इसी में सब कुछ फिल करना है अपने को। अब क्वेश्चन में
एग्जैक्टली बिटवीन वाली बात दी है, किसके लिए? एफ सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड ई, और एफ यदि बी और ई के बीच में है तो एफ यहाँ आ नहीं सकता। एफ बी और ई के एग्जैक्टली बीच में है तो एफ यहाँ भी नहीं आ सकता। एफ यहाँ ले लूँ तो बी इससे कितना कदम दूर है? 3 कदम। तो एफ यहाँ ले लूँ तो बी और ई के बीच में है, ठीक है। अच्छा, बी सिट्स इन द राइट ऑफ जी, वो तो मैंने खैर कर ही दिया है। सी इज बिटवीन बी एंड डी, तो सी मेरा, हाँ ये मेरा काम का पॉइंट है। सी इज बिटवीन बी एंड डी, तो सी मेरा बी और डी के बीच में है तो ये बी है, और डी फिर इधर देना ही पड़ेगा मेरे को, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है गाइस। यस नो? बस अब बचा ही कौन कौन? डी हो गया, सी हो गया, जी हो गया, बी हो गया। अब बचा एक तो ए, ई और एक एफ, और एफ एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड ई है, तो एफ मेरे को बी और ई के बीच में करना तो मेरे को यहाँ देना ही पड़ेगा। यहाँ मैं दे नहीं सकता एफ, क्योंकि ये 3 कदम इधर है, 3 कदम इधर में जा नहीं सकता। सो एफ इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड ई, तो ये कितना कदम? 1 छोड़ के है, तो 1 छोड़ के यहाँ पर मेरा ई आ जाएगा गाइस। तब बचा ही कौन गाइस? ए, तो ए मेरा यहाँ आ जाएगा। तो मेरी सीक्वेंस बनी डी सी ई ए एफ जी बी। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है देयर आर 7 पर्सन्स ए टू जी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग द सेम डायरेक्शन नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। अब कितने लोगों की स्टोरी है? 7 पर्सन्स की स्टोरी है, तो फिर से मैं 7 बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलिए अब अपन पढ़ते जाते हैं पॉइंट्स और फिर आंसर देते जाते हैं। पहले पॉइंट में क्या बोला? द नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। बी के लेफ्ट में जितने हैं उतने डी के राइट में हैं, ठीक है भैया। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार इस इंफॉर्मेशन का। ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ई, ये इसको जरूर मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ। ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ई, तो एग्जैक्टली बिटवीन के लिए अपन ऐसा सिंबल देते हैं, तो ठीक है ये लिख दिया मैंने। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी सी के लेफ्ट में थर्ड है, ये ऐसा। इसका मतलब डी के बाद 2 छोड़ के सी है, ये मेरे को एक चीज मिली यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट कहता है डी बी सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ हु इज एट 1 एंड, मतलब जो एफ है मेरा वो किसी एक एंड पे है। इज दैट क्लियर गाइस? तब मैं इसकी स्टार्टिंग ऐसे कर रहा हूं कि एफ में इस एंड पे दे देता हूं। यहां पर 1-2 केसेस ऐसा मैं लेके देखता हूं जिसमें एफ मेरा ये वाले एंड पे देता हूं, फिर मैं देखता हूं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए अब यदि मैं ये लेता हूं तो इन्होंने एक मेरे को ये भी दे रखा है कि बी सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ। यदि मैं एफ यहाँ लेता हूं तो बी मेरे को यहाँ देना ही पड़ेगा। यहाँ एफ लेता हूं तो बी मेरा है ना, ऐसा नहीं मैंने रफली 2 ही केस बनाए, 2 3 4 जितने भी बना सकते हैं। बाकी चीजें अपन देखते हैं। डी के बाद 2 छोड़ के सी है, तो यदि मैं डी यहां लेता हूं तो 2 छोड़ के सी यहां लेना पड़ेगा। यदि मैं डी यहां लेता हूं तो 2 छोड़ के सी मेरे को यहां लेना पड़ेगा, और यदि मैं डी यहां लेता हूं तो 2 छोड़ के सी तो आएगा नहीं। इसका मतलब ये 2 केस में मेरे को मैनेज करना है। अब यहां पर एक बात और इन्होंने दी थी, नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में 2 लोग हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। तो डी के राइट में तो 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब ये वाली तो स्टोरी पॉसिबल नहीं है। यहाँ बी के लेफ्ट में मेरे कितने पर्सन से? 2, जबकि यहाँ डी के राइट में 1 2 3 है, तो इसका मतलब ये भी स्टोरी मेरी पॉसिबल नहीं है, और 2 के अलावा तो कोई केस मेरा बन ही नहीं पा रहा था। इसका मतलब इतना तो मेरे को क्लियर हो गया कि ये जो मेरा एफ है ना, ये इस एंड पे तो नहीं आने वाला, इससे तो कुछ मैनेज नहीं हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार ऐसा ट्राई करके देखता हूँ कि एफ को उधर वाले एंड पे लेता हूँ, देखता हूँ ये मैनेज हो रहा है क्या। इज दैट क्लियर गाइस? तो एफ को मैं उधर वाले एंड पे लेता हूँ, और यदि मैं एफ को वहां लेता हूं तो मेरा बी किधर आएगा? बी तो 2 प्लेस अवे है, तो बी मेरा ये इस जगह आ जाएगा, यहां बी मेरा इस जगह आ जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए
अब इसके अंदर अपन ट्राई मारते हैं, डी और 2 प्लेस छोड़ के सी है, तो यदि मैं डी यहाँ लेता हूँ तो 2 प्लेस छोड़ के सी यहाँ लेऊंगा, और यदि मैं डी यहाँ लेता हूँ तो 2 प्लेस छोड़ के सी यहाँ में ले नहीं सकता, डी यहाँ लेता हूँ तो डी यहाँ लेता हूँ मैं, तो 2 प्लेस छोड़ के सी मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर गाइस? और डी में यहाँ लेता हूँ तो नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बस ये 2 ही केस में से एक मेरे को चूज करना है। फिर से वही वाली लाइन पे मैं आ जाता हूँ जब उन्होंने बोला था कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में जितने बंदे हैं उतने डी के राइट में होना चाहिए। तो यहाँ बी के लेफ्ट में 1 2 3 4 और डी के राइट में तो इतने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो गाइज मेरा ये वाला केस भी रिजेक्ट हो गया है ना। अब यहाँ पर बी के लेफ्ट में 1 2 3 4 और यहाँ डी के राइट में 1 2 3 4, पक्का है कि केस तो यही आना, बस अब ये बचे कुछ लोग यहाँ पर मेरे को फिल करना है। इज दैट क्लियर? और क्या बचा? ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ई, ए किस किस के बीच में है? सी और ई के, तो ए कहाँ आ सकता है? सी और ई के बीच में है, तो डेफिनेटली गाइस ए यहाँ ले नहीं सकता मैं। एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ई, एग्जैक्टली का मतलब जितने लेफ्ट में है ए के उतने राइट में आना चाहिए, तो ए मेरे को देना ही यहाँ पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। तो ए के एक कदम छोड़ के इधर सी है तो इधर एक कदम छोड़ के यहाँ पर ई को देना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब बचा ही कौन? ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी को यहाँ देना ही पड़ेगा, तो ये मेरा आंसर आ गया, सीक्वेंस बन गई मेरी जी ई डी ए बी सी एफ। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखते लिखते। इज दैट क्लियर? चलिए अब अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसमें कैसे उसको मैनेज करना है। चलिए सबसे पहले तो कितने लोगों की स्टोरी है? 5 लोगों की स्टोरी है, ऐश्वर्या, बिपाशा, चांदनी, दीपिका एंड एल्जीना। ये सीटिंग इन ए रो, कितने? 5 है ना, तो मैं 5 डैश बना देता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। इज दैट क्लियर गाइज? अब इसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स दिए मेरे को। A is 3 places away from C, D is 2 places away from B, E is not adjacent to C, D is at right end। देखो ऐसी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले कैच किया करो, D is at right end, इसका मतलब D को यहाँ बिठाई दो गाइस, 2 केस तो ले ही लो कम से कम। इज दैट क्लियर? इतना हमको समझ में आ गया कि D हमारा राइट एंड पे है, तो ये इन्फॉर्मेशन अपन ने पहले यूज कर ली। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? सेकंड इन्फॉर्मेशन में देखो, D is 2 places away from B, तो D 2 प्लेस अवे B से है, मतलब पक्का है कि B यहाँ आएगा। ये केस में भी मैं B यहाँ कर देता हूँ, कभी और चॉइसेस बनेगी तो और ले लेंगे, इतना तो अपन यूज़ करें। इज दैट क्लियर? चलो और देखते हैं और क्या दिया। A इज 3 प्लेसेज अवे फ्रॉम C, यदि मैं C यहाँ लेता हूँ तो A कहाँ आएगा? 1 2 3 प्लेस अवे, और यदि मैं C यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 प्लेस अवे A आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब बचा ही कौन? E, तो इस केस में मेरे को E यहाँ देना पड़ेगा, इस केस में मेरे को E यहाँ देना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? E इज नॉट एडजेसेंट टू C, E C के पास में नहीं है, यहाँ E C के पास में आ गया तो ये मेरा केस रिजेक्ट हो गया, तो ये मेरा एक ही बचा आंसर, दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर गाइज? तो इस तरह से धीरे धीरे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनते जाएंगे। इज दैट क्लियर गाइज? सो वंस अगेन मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के साथ साथ जितने टॉपिक्स मैंने डाल रखे हैं वीडियो लेक्चर्स, उन सबको भी अच्छे से बार बार देखते रहें। इज दैट क्लियर? खुद भी सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, सबको इसका बेनिफिट मिले। इज दैट क्लियर गाइज? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 4 जेंट्स ABCD आर सिटिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ एंड 4 लेडीज PQRS हु आर देयर वाइव्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम फेसिंग साउथ। 4 जेंट्स बैठे हैं और 4 उनकी जो वाइव्स है वो सामने बैठी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जिसकी वाइफ उसी के सामने बैठी, इस तरह का कुछ भी नहीं है, और ये फेस टू फेस करके बैठे हैं आमने सामने। तो इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी, अपन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। एक बार क्विकली पढ़ लिया करो सारी इन्फॉर्मेशन को। C एंड हिज वाइफ इज सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर एट लेफ्ट एंड, B इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वाइफ ऑफ A हुज सिस्टर इज P।
Is that clear? Next point, D is sitting between B and A and B is not at any end. Wife of D is sitting right of wife of B and C is brother of P and brother-in-law of Q. Okay, C is brother of P and brother-in-law of Q और S is wife of B. अब इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें मिक्स हो गई, आप ध्यान से देखें तो एक तो कौन किसकी वाइफ है ये भी पता करना है और कौन किसके सामने बैठी है ये भी पता करना है. इज दैट क्लियर गाइज? तो सबसे पहले तो अपन ये पता करते हैं कि कौन किसकी वाइफ है, उसके बाद कौन किसके सामने बैठा है. तो 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो ये जेंट्स के लिए मैं ये लाइन बना देता हूँ और लेडीज़ के लिए ऊपर वाली लाइन मैंने बना दी जिनके नाम है PQRS. इज दैट क्लियर गाइज? अब पहले अपन ये पता करते हैं कि कौन किसकी वाइफ है, उसके बाद में सब सोचेंगे. ABCD ये मेरे जेंट्स हैं और PQRS ये मेरी लेडीज़ हैं. चलिए अब अपन देखते हैं कि ये कौन किसकी वाइफ है. ये इन्फॉर्मेशन अपने को कहाँ मिलेगी? एक तो ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहले ले लो. देखो S इज वाइफ ऑफ B. S किसकी वाइफ है? B की. तो B के सामने यहाँ पे टिक मार्क लगा दो. तो S यदि B की वाइफ है तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, ये किसी और की नहीं हो सकती और B किसी और का नहीं हो सकता. राइट, आगे बढ़ते हैं. और कोई इन्फॉर्मेशन? सी के लिए क्या बोला? सी इज ब्रदर ऑफ पी एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू. सी पी का भाई है तो इसका हस्बैंड नहीं हो सकता और क्यू का ब्रदर इन लॉ है तो इसका मतलब सी की बीवी ये भी नहीं है. तो ये पता चल गया सी की वाइफ कौन है? आर. तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा. इज दैट क्लियर गाइस? चलिए और कोई चीज बच रही क्या कहीं? ये पता नहीं चल पा रहा है कि वाइफ पी है कि क्यू है. अच्छा ये बोला है यहाँ पे. सेकंड पॉइंट में देखिए, बी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वाइफ ऑफ ए हुज सिस्टर इज पी. ओके, ए के लिए बोला है कि ए की सिस्टर पी है. ओके, हुज सिस्टर इज पी. ए की सिस्टर पी है, इसका मतलब ए की वाइफ नहीं है पी. तो ए की वाइफ कौन हो गई? क्यू. यहाँ टिक मार्क आ गया तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा, तो यहाँ टिक मार्क आ जाएगा. इज दैट क्लियर गाइस? अब अपन यहाँ पर लिख लेते हैं पहले तो. ए की वाइफ कौन है? क्यू. बी की वाइफ कौन है? एस. सी की वाइफ कौन है? आर. और डी की वाइफ पी. इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बंदे के लिए ऐसा लिखा जो अपनी वाइफ के सामने बैठा है. सी एंड हिज वाइफ इज सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर एट लेफ्ट एंड. तो भाई ठीक है, ये तो मेरी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है. सी को यहाँ बिठा देता हूँ और उसकी वाइफ उसके सामने. अब सी की वाइफ कौन है? आर. यहाँ बिठा दो इसको सामने और इसको यहाँ से काट दो ताकि ये तो अपनी कहानी से बाहर, बाकी चीज़ों पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है अपने को. अच्छा, अब क्वेश्चन में दिया है बी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वाइफ ऑफ ए. इसको अपन साइड में लिख लेते हैं. बी किसके सामने बैठा है? वाइफ ऑफ ए. ए की वाइफ कौन है? क्यू. इसका मतलब बी के सामने क्यू बैठी है. अब वो कहाँ है ये नहीं पता, पर इतना पता हो गया बी के सामने क्यू बैठी है. इज दैट क्लियर गाइस? और कोई इंफॉर्मेशन? डी इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ए. ओके, डी कहाँ बैठा है? बी और ए के बीच में बैठा है. ए बी सी डी तो यहाँ नीचे बैठे हैं और डी बी और ए के बीच में बैठा है. एंड बी इज नॉट एट एनी एंड. ओ ओ ओ ओ ओ, गुड 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 गुड. बी किसी एंड पे नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि बी यहां तो नहीं हो सकता है ना. और
डी इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, तो डी बीच में है दो लोगों के, तो डी पक्का हो गया, इसी जगह आएगा। और डी बी और ए के बीच में है और बी यहाँ आ नहीं सकता एंड पे, तो बी मेरा पक्के से यहाँ आएगा, तो ए मेरा पक्के से यहाँ आएगा। तो गाइस जेंट्स का तो काम हो गया, जेंट्स तो बैठ गए, और ये बी के सामने क्यू है, तो ये भी पता चल गया मेरे को। बस अब बचे ही कौन, ए और डी बचे हैं, और इनके सामने किन की बीबियाँ बैठेगी वो अपने को देखना है। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, अब क्वेश्चन में एक चीज और दी है कि वाइफ ऑफ डी इज सिटिंग राइट ऑफ वाइफ ऑफ बी। वाइफ ऑफ डी, डी की वाइफ कौन है? पी है ना, वो किसके राइट में बैठी है? वाइफ ऑफ डी इज सिटिंग राइट ऑफ वाइफ ऑफ बी हु इज एडजेसेंट। ये भी लिख देना क्वेश्चन में, नहीं तो लगेगा कि ये उधर से किधर से कनेक्ट मत बना लेना। हु इज एडजेसेंट टू हर, ये दो लेडीज पास पास बैठी है, वाइफ ऑफ डी। अब डी की वाइफ कौन है? पी है ना, तो वो किसके राइट में बैठी है? वाइफ ऑफ डी सिटिंग राइट ऑफ वाइफ ऑफ बी। बी की वाइफ कौन है? एस, तो इस एस के राइट में बैठी है पी। इज दैट क्लियर? तो ये कई बार क्या होता है कि अपन ये पूरा पढ़ के और बहुत खुश हो जाते हैं, हैप्पी कि हाँ यार हमने इतनी मेहनत करके सब बना लिया, बाद में पता चलता है एक छोटी सी गलती हो गई, और वो गलती यहाँ हो रही है, देखो आप ध्यान से। पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, वाइफ ऑफ डी सिटिंग राइट ऑफ वाइफ ऑफ बी। वाइफ ऑफ डी कौन? पी, तो पी इज राइट ऑफ एस। यही हुआ ना? वाइफ ऑफ डी सिटिंग राइट ऑफ वाइफ ऑफ बी। वाइफ ऑफ बी कौन है? एस है, तो पी सिटिंग राइट ऑफ एस। लेकिन यहाँ ध्यान से पढ़ो, ये जो इनकी वाइफ्स बैठी है, फोर लेडीज, इनकी फेसिंग किधर है? साउथ फेसिंग है, और यदि साउथ फेसिंग है तो पी इज राइट ऑफ एस नहीं होगा, है ना? हाँ, पी इज राइट ऑफ एस तब होगा, ये तो एस का फेसिंग इस तरफ है ना, और पी का फेसिंग इस तरफ है, तो पी एस के लेफ्ट में है न कि राइट में। तो ये उल्टा पुल्टा मत करो, पी को यहाँ करना पड़ेगा और एस को यहाँ करना पड़ेगा। अब सही है ये। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये एस का फेसिंग इधर है और एस का लेफ्ट इस साइड होगा, तो एस का राइट इस साइड होगा, सो पी इज राइट ऑफ। नाउ इट इज करेक्ट। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चंस को मैनेज करना है गाइस। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।